हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है देखिए आपका राजा और उनके राज्य। साथ ही में देखिए आपकी ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। 6, 7 और 8 की हिस्ट्री की क्लास रोज़ आपकी 10 बजे होती है और पॉलिटी की होती है रोज़ 12 बजे। पहले की क्लास जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए अध्याय है राजा और उनके राज्य। जैसे देखिए भारत में अलग अलग जगह हैं, जैसे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। तो सभी अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा किसका किसका राज्य था, कौन कौन से राज्य थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजा और उनके राज्य। इसके पहले वाले चैप्टर में देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि हज़ारों वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या नए चेंजेज आए थे। और आज यहाँ इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँगी। अगर बात करें 7वीं से 12वीं शताब्दी की, तो देखिए इस बीच में कई राजवंशों का उदय हुआ। इस मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है चोर, चेल, पांड्य। साथ ही में ऊपर की बात करें तो देखिए राष्ट्रकूट, चाहमान, गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्वी चालुक्य वेगी और ऐसे ही चंदेल शासक, ऐसे ही विभिन्न राज्यों का उदय हुआ था। आगे के एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नए राजवंशों का उदय। तो देखिए 7वीं सदी के आते आते महाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। प्रायः लोग उन्हें अपने महारथ या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। 7वीं सदी तक देखिए विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कृषि के क्षेत्र की बात करें या व्यवसाय के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में विकास हो गया था, जिसके कारण से बड़े बड़े भूस्वामी सामने आए, योद्धा आए, जो बड़े बड़े योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। और उन्हीं लोगों को देखिए मातहत या सामंत के रूप में मान्यता दी जाती थी। साथ ही में उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए कुछ उपहार दें, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते थे, राजा को उपहार दे सकते थे, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती थी। कुछ ऐसे भी सामंत होते थे जो बहुत अधिक सत्ता या संपदा हासिल कर लेते थे, मतलब बहुत अधिक धन दौलत उनके पास हो जाती थी, बहुत अधिक योद्धा होते थे वो। तो उनको देखिए वो अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। महामंडलेश्वर का मतलब ये होता है कि पूरे मंडल का महान स्वामी, खुद ही वो अपने आप को ये घोषित कर लेते थे। इस तरह का उदाहरण देखिए दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। तो देखिए जैसे ऊपर अभी आपको बताया कि कुछ सामंत ऐसे होते थे जो काफ़ी ज़्यादा धन और सत्ता हासिल कर लेते थे, जिसके बाद वो अपने को महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर लेते थे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों में एक दंती दुर्ग था, उसने अपने स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और एक बड़ा अनुष्ठान करवाया, हिरण्यगर्भ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ देखिए अनुष्ठान जो होता था ये ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसमें ऐसी मान्यता थी कि मतलब जो इसको करवा लेता था वो क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो इसी मान्यता के आधार पर दंती दुर्ग ने ये अनुष्ठान करवाया था। नेक्स्ट देखिए राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो देखिए पहले के जो राजा होते थे उपाधियां धारण करते थे। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है 3 भुवनों का स्वामी। ये होती क्या है देखिए, तो ये उपाधियां होती हैं जो राजाओं द्वारा धारण की जाती थी। एक पॉइंट है देखिए यहाँ पर, ये एक चित्र दिखाया गया है, एलोरा का चित्र है। यहाँ पर देखिए इससे इंपॉर्टेंट ये है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट
का काल था जो, उसी की कृति है ये। देखिए याद रखिएगा, एलोरा की गुफा नंबर 15 का जो भित्ति चित्र है, इसमें दर्शाया क्या गया है, विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में इसमें दिखलाया गया है। एलोरा की गुफा संख्या 15 है। नेक्स्ट देखिए, इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो देखिए, जो किसान थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, उनसे विभिन्न तरह के संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। जैसे किसानों से अनाज, पशुपालकों से जो पशुओं वाले खाद्यान्न हो गए, ऐसे कारीगरों से विभिन्न संसाधन इकट्ठे कर लिए जाते थे और ज़बरदस्ती इनको मनाया जाता था या उनको ज़बरदस्ती बाध्य भी किया जाता था इनके उत्पादों का एक हिस्सा देने के लिए। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो देखिए, लगान होती है ये, जो इन लोगों से प्राप्त किया जाता था। साथ ही में राजस्व जो होता है, व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो व्यापारी लोग होते थे उनसे भी राजस्व लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। करों से संबंधित देखिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं तमिलनाडु में। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो याद रखिएगा, विट्टी क्या था, नगद के बजाय इसमें जबरदस्ती श्रम के रूप में श्रम लिया जाता था, श्रम के रूप में, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। तो देखिए, अलग अलग कर यहाँ पर बताए गए हैं। 400 करों में से कुछ का उल्लेख किया गया है। खजूर या ताड़ के पेड़ के चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति हो तो उसका उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि, ऐसे ही इसमें 400 करों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि वेट्टी होता क्या था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। पिछले देखिए क्लास में भी मैंने पढ़ाया था समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो ऐसे ही प्रशस्तियां और भूमि अनुदान भी कुछ होते थे। देखिए, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो देखिए, प्रशस्तियां जो होती थी, इनकी रचना कौन करता था, जो विद्वान ब्राह्मण होते थे वही इनकी रचना करते थे। साथ ही में प्रशस्तियों के संबंध में ये नहीं होता कि बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि जो राजा होते थे अपने हिसाब से इनकी रचना करवाते थे। मतलब वो अपने बड़ाई में ही, अपनी सूरवीरता, अपनी योद्धा के बारे में ही इसमें वर्णन करवाते थे। जैसा वो लोग अपने को चाहते रहे होंगे कि ऐसे हम हों, वैसा ही वो लोग उसमें वर्णन करवाते रहे होंगे। तो इसीलिए ये ज़्यादा सत्य नहीं भी हो सकती, होती भी रही होंगी और नहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का था, जिसमें उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसी तरह यहाँ पर इस चैप्टर में नागभट्ट की प्रशस्ति है। जैसे देखिए, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर पूरा नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा के आगे सभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। किनके आगे? नागभट्ट के राजा के आगे। प्रशस्तियों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें राजा के अच्छे गुणों का वर्णन होता है, कितने वो योद्धा थे, कितने सूरवीर थे, उनकी अच्छाई के बारे में उसमें वर्णन होता है। तो वही देखिए, यहाँ पर नागभट्ट के प्रशस्ति में उल्लेख है कि उन्होंने कितने राजाओं को धराशायी कर दिया था। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, वनवासी, तुर्क, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था। तो उन्हीं से संबंधित देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं। बाकी है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये देखिए ताम्रपत्र है, जैसे जो भूमि वाले कागज चलते हैं अब के समय में देखिए, जो भूमि ली जाती है उसका वर्णन कागजों में रहता है, लेकिन उस टाइम पे राजा लोग जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे, उसका वर्णन काहे में रहता था? ताम्रपत्रों में। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें उस भूमि का पूरा वर्णन रहता था कि मतलब ये भूमि राजा उस ब्राह्मण को अनुदान में दे रहे हैं। ये किसको दिया जाता था? ब्राह्मण को दे दिया जाता था। वही लोग इसको अपने पास सुरक्षित रखते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक रचनाकार द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए उस रचना का उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। इसमें वर्णन किसका है, तो याद रखिएगा कश्मीर के राजाओं का के इतिहास इसमें दर्ज है, कश्मीर का वर्णन है। साथ ही में किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में बृहद संस्कृत काव्य लिखा गया था। 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। तो देखिए प्रशस्तियों के से भिन्न था वो कल्हड़ जो था, क्योंकि प्रशस्तियों में तो शासकों के बारे में अच्छाई का वर्णन ही होता था, लेकिन जो ये कल्हड़ था ये उनके बारे में भिन्न था, मतलब प्रशस्तियों से भिन्न था, आलोचनात्मक वर्णन दिखाता था कि इनके बारे में ये गलत था, ये इनमें खराबी थी, बाकी प्रशस्तियाँ तो केवल उनकी अच्छाई का ही वर्णन करती हैं। नेक्स्ट है देखिए धन के लिए युद्ध भी किया जाता था। जैसे यहाँ पर इनमें से आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गंगा घाटी का देखिए जो आसपास का क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था, तो कुछ राज्य वाले थे जो इसके लिए लड़ते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार देखिए पूरा एक ही है। राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। साथ ही में किसको लेकर ये लड़ाई थी, तो देखिए गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर है उसी को लेकर ये लोग लड़ते रहते थे। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कि कुछ ऐसे भी शासक थे जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे कि हमारे पास इतना कुछ है, जिसमें से जो दूसरे राजा रहते थे मतलब उनसे लड़ाई हुई युद्ध में उन मंदिरों को निशाना बना देते थे और उन मंदिरों को ही ख़त्म कर देते थे। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1024 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो देखिए ये एक महमूद गजनवी जो शासक था, कहाँ का था, अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का महमूद गजनवी शासक था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में हुआ था और लास्ट आक्रमण था 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति लूट कर ले गया था। सोमनाथ मंदिर देखिए कहाँ पर है, तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर। सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो देखिए सभी जो राजा थे किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। जैसे जो अभी गजनवी हमने पढ़ा, वो मंदिरों को लूट कर ले गया। ऐसे ही देखिए ये राजा चाहमान भी थे, चौहान वंश के नाम से इनको जाना गया। ये किस लिए लड़ते थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे और अपना जो राज्य है पश्चिम और पूरब की ओर बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों से हार गया। तो देखिए अगर आप लोगों ने सुना हो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में था और तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में था। तराइन के प्रथम युद्ध में देखिए किसके बीच था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। लेकिन तुरंत दूसरे ही साल मतलब 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके किसके बीच, ये भी देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को इसने बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर हराया था। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लाइनें याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। चोल राज्य के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। तो देखिए विजयालय जो था वो चोल राज्य का
शासक था और इसने काफ़ी ज़्यादा देखिए काम किया था। उसने उत्तर के पांड्यन पल्लव के इलाके को अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद देखिए राजराज प्रथम आया, चोल राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये सभी चोल वंश से संबंधित है। राजराज प्रथम आया जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना, याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज का जो पुत्र था देखिए राजेंद्र प्रथम, इसकी नीतियाँ, उसने भी नीतियों को जारी रखा। गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसे एक जल सेना भी बनाई। तो देखिए चोल वंश के जितने भी शासक थे काफ़ी ठीक ठाक थे। उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। जैसे देखिए विजयालय हो गया, राजराज प्रथम हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया। याद रखिएगा तीनों ही किस वंश के थे? चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजराज प्रथम। नेक्स्ट देखिए भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। इंपॉर्टेंट है देखिए, लाइन याद रखिएगा। तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। कि देखिए यहाँ पर एक मंदिर दिखाया गया है, गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है ये। छत जिस तरह से क्रमशः पतली हो गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, ये देखिए नीचे से कितना चौड़ा है और ऊपर एकदम पतला होता गया है। बाहरी सजावट भी देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें की गई है। कहाँ का है? देखिए गंगईकोंडचोलपुरम का ये मंदिर है। चोल मंदिर थे जो देखिए वो सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो देखिए मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम होता था, आर्थिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है देखिए, ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। तो चोल राज्य से संबंधित है, चोल वंश से क्या क्या उसमें था। कृषि और सिंचाई की बात करें तो देखिए 5वीं से 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। तो देखिए याद रखिएगा कि 5वीं से 6ठी शताब्दी में चोल वंश में कृषि जो थी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई थी। जंगलों को भी साफ किया जाना था, साथ ही में डेल्टा क्षेत्रों को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। सिंचाई के लिए भी यहाँ पर कई तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुएं खोदे गए देखिए, नहरों का निर्माण किया गया, बारिश के पानी को भी इकट्ठा किया गया, जिसके लिए विशाल सरोवर बनाए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चोल वंश से संबंधित थी। कृषि का विकास हुआ और काफ़ी सारे विकास इसमें देखिए देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर एक जल द्वार दिखाया गया है, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। ये देखिए हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। देखिए इसमें जल इकट्ठा किया जाता था और इससे क्या किया जाता था? खेत सींचा जाता था। नेक्स्ट है साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेत के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी किसानों की जो बस्तियां थी। याद रखिएगा, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? तो उर कहलाती थी। जब खेतों की सिंचाई होने लगी तो पैदावार अच्छी होने लगी, तो जिसके बाद ये जो किसान थे बहुत समृद्ध हो गए थे। इस तरह के गाँव में समूह को नाडू कहा जाता है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, इस तरह के जो गांव में समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो धनी किसान थे उनको देखिए नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो देखिए कुछ जो भूस्वामी थे, बड़े भूस्वामी थे, उनको सम्मान के रूप में ये देखिए याद रखिएगा मूवेंद वेलम, क्या इसका अर्थ होता है? 3 राजाओं की अपनी सेवाओं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। साथ ही में अरैयार का अर्थ होता है प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण अच्छे बड़े बड़े पद दिए जाते थे, राजकीय पद उन्हें दिए जाते थे। नेक्स्ट है भूमि के प्रकार। कुछ देखिए भूमि के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं।
जैसे चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे एक हो गया आपका वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो वेल्लन वगाई क्या होती थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मदेय की बात करें तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। साला भोग होता था, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होती थी। देवदान या तिरुनमट्टकनी होती थी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदनम होती थी, जैसे जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो देखिए कुछ भूमि का वर्णन किया गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही में आगे दिया हुआ है कि ब्राह्मणों को देखिए बहुत सारी भूमि अनुदान के रूप में राजाओं द्वारा दी जाती थी, जिसके कारण कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरावार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ की अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो देखिए नगरम क्या होता था? व्यापारियों का एक संघ होता था जो क्या करते थे? प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे शहरों में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर देखिए अभिलेख बताया गया है, तमिलनाडु के चिंगलपुट से जिले के उत्तर मेरूर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें ब्राह्मणों की सभाओं का संगठन कैसा था, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों की देखरेख करने वाली सभाओं, समितियों, सभी चीज़ का वर्णन है। साथ ही में इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। मतलब योग्य वाले जो लोग होते थे एक डिब्बे में उनका नाम लिख के भर दिया जाता था और छोटा बच्चा उनको निकालता था, जिससे ये होता था कि ये पद इसको मिलता है और ये पद इसको मिलता है। तो कहाँ से ये मिला है? देखिए तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले से जो अभिलेख मिला है उसी के अनुसार यहाँ पर जो सभा के सदस्य बनेंगे उनके लिए यहाँ पर कुछ योग्यताएं दी हुई हैं, पॉइंट वाइज देखिए दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। साथ ही में उन्हें प्रशासनिक मामले की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी है, देखिए जैसे एग्जाम में होती है फॉर्म भरने के लिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए कितनी सारी एलिजिबिलिटी है इनकी। अभिलेखों और राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण, याद रखिएगा पेरिया पूर्णम कैसी कृति है? तो तमिल की कृति है, देखिए तमिल कृति है। इसका भी एक उद्धरण यहाँ पर दिया गया है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसमें ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। पुलाया मतलब होता है, देखिए इसका अर्थ पुलाया का दिया हुआ है। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन के बने छोटे गड्ढों के छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। तो देखिए वर्णन किया गया है किसका? तमिल एक ग्रंथ है पेरिया पूर्णम, उसी से ये एक उद्धरण लिया गया है जिसमें सारा वर्णन किया गया है कि क्या यहाँ पर होता है। अडनूल की सरहदों की यहाँ पर बात की गई है। देखिए यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।